तो आइए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज प्रियम्बल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे पहला टॉपिक। जब बेरेक्ट आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको प्रियम्बल ही दिखेगा। ठीक है, प्रियम्बल होता क्या है? अगर मैं अपने शब्दों में आप लोग को बताऊं तो प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन ऑफ द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब लॉ। ठीक है, लॉ। प्रियम्बल इज इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। हर एक्ट में प्रियम्बल मिलेगा आपको। आप कोई भी लॉ पढ़ेंगे सब में प्रियम्बल मिलेगा, बट सारे एक्ट के प्रियम्बल इंपॉर्टेंट नहीं होते, या उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना कॉन्स्टिट्यूशन का है। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रियम्बल है क्या? इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंट्रोडक्शन कैसे भैया? सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आएगा। पहला प्रियम्बल बता दिया कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस तरीके का इंट्रोडक्शन, कैसा इंट्रोडक्शन? तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि प्रियम्बल को पढ़ के आपको ये समझ में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया है। नो प्रॉब्लम। प्रियम्बल को देख के आपको ये पता चल जाएगा, ये समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया गया है, किस चीज की बात कही गई है। जो हमारे लेजिस्लेटर्स थे, जो हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिन्होंने ड्राफ्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, वो क्या चाहते हैं आपसे, या कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या, कौन कौन सी चीजों के बारे में उन्होंने बात किया है, वो सब कुछ आपको प्रियम्बल देख के पता चल जाएगा। प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं इन्हीं चीजों की बात करी गई है, इन्हीं आइडियाज की बात करी गई है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बात करी गई। प्रियम्बल कितना इंपॉर्टेंट है। और एक केस हुआ, री बेरू बारी केस। आप लोग लिखते रहते हैं ना जो मैं लिखवाता हूं? आई होप दिख रहा होगा थोड़ा सा। मुझे लगता है अपना एंगल सेट करना पड़ेगा मुझे। री बेरूबारी केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए की टू ओपन द माइंड ऑफ इट्स मेकर्स। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is key to understand minds of its makers। देखिए कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को लेके कही है, दिख रहा है आप लोग को? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा? प्रियम्बल क्या है? एक की है, चाबी है, किस चीज का? कि प्रियम्बल के मेकर्स के माइंड में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त क्या चल रहा था, उसको समझने का, उसको अंडरस्टैंड करने का। प्रियम्बल को देख लीजिए, प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे वो क्या चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते वक्त, उनके दिमाग में क्या चल रहा था।
क्या आइडियाज इनकॉर्पोरेट करना चाहते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब कुछ प्रियम्बल को देख के पता चल जाएगा, उसको पढ़ के पता चल जाएगा। किस केस में कहा गया? री बेरुबारी केस में कहा गया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रियम्बल को देख के पता चलता है। आइए आगे आते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया को किस चीज में बना रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इनटू अ सॉवरेन, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, कितनी बातें हुई है? 1 2 3 4 एंड 5, ये टोटल 5 बातें। एक बार फिर से रीड करता हूं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens। इसको बाद में पढ़ेंगे, या एक बार रीड कर देता हूं फिर इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। And to secure all its citizens justice of social, economic and polity, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. This is preamble of Indian Constitution. अब इसके 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या कहता है कि हम भारत के लोग भारत को क्या बना रहे हैं, तो ये 5 चीजें, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। पहले तो इंडिया को ये 5 चीजें बनाई गई हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के थ्रू इंडिया सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। साथ में इंडियन सिटीजन्स को, इंडिया के सिटीजन्स को क्या सिक्योरिटी किस किस चीज की दी जा रही है? तो जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस दिया जा रहा है। जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, सोशल जस्टिस कैसे? जैसे अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है। पहले अनटचेबिलिटी था ना, कास्ट को लेके, कलर को लेके, जेंडर को लेके, बहुत अलग अलग तरीके का सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस, everyone has fundamental right to earn his or her livelihood, पैसा कमाने का अधिकार सबका है, वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो। एंड पॉलिटिकल, 18 साल के होते ही आप वोट देने का अधिकार आपको मिल जाता है, आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, रादर देयर इज रिजर्वेशन। कि जो ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे कास्ट हैं जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको रिजर्वेशन देके आगे बढ़ाया जाए। जस्टिस ही तो दिया जा रहा है ना। आगे लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, थॉट एंड एक्सप्रेशन। राइट टू रिलीजन आपका फंडामेंटल राइट है। जो भी बिलीफ आपका है, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी फेथ को मानते हैं, जो पूजा पाठ करना चाहते हैं,
उसकी लिबर्टी है आपको, फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 15, 16 जब आप पढ़ेंगे, स्पेशली आर्टिकल 16 में स्टेट को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब ग्राउंड्स पे एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। जैसे जुडिशरी आएगा, अगर आप एलएलबी कर लेंगे और जज बनने का आपका सपना रहेगा, तो जुडिशरी की वैकेंसी आएगी तो उसमें इस तरीके का नहीं होगा ना कि सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स विल नॉट अप्लाई, और सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, मेल्स विल नॉट अप्लाई, या किसी पर्टिकुलर धर्म या कास्ट के लोग अप्लाई नहीं करेंगे। दिस इज ओपन वैकेंसी फॉर एवरीवन, ओपन टू ऑल। Fraternity assuring the dignity of individual, अगेन आर्टिकल 17, 18, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, अनटचेबिलिटी, रिलीजन, रेस, कास्ट को जहां तक हो सके खत्म करो, और अगर कोई अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो पनिशेबल भी कर दिया गया। इसी से तो ये आपका जो फ्रेटर्निटी है वो स्प्रेड होगी, बढ़ेगी। Assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation, फ्रेटर्निटी से ही जो इंडिविजुअल है उसकी डिग्निटी को एश्योर किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और जब इंडिविजुअल की डिग्निटी को आप प्रोटेक्ट करेंगे तभी नेशन की इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट होगी। भाई नेशन किससे बनता है? इंडिविजुअल से ही तो बनता है। अगर इंडिविजुअल की इंटीग्रिटी, उसकी डिग्निटी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके नेशन की इंटीग्रिटी, डिग्निटी प्रोटेक्ट कभी भी नहीं हो पाएगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आगे, उसको प्रियम्बल में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। अब इन एक एक वर्ड्स को समझते हैं पहले। व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेन? कौन जानता है आप दोनों लोगों में से, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय सॉवरेन? बताइए। आस्था, जागृति, कोई बता सकता है आप दोनों लोगों में से सॉवरेन का मतलब क्या होता है? रिलीजन इज इक्वल टू ऑल, सर इंडिपेंडेंट। गलत है आज, मतलब जागृति आपका आंसर थोड़ा सा गलत है। सॉवरेन का मतलब एक एक ऐसा एंटाइटी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो जिसके इंटरनल मैटर्स में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होता। जैसे भारत जो है, इंडिया जो है, अपने इंटरनल मैटर्स को खुद डील करता है, किसी बाहरी देश का किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था तब तक उसके इंटरनल मैटर्स में ब्रिटिश इंटरफेयर करते थे, क्वीन इंटरफेयर करती थी, किंग इंटरफेयर करता था। बट बिकॉज इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती भी है तो जिन भी मैटर्स पे डिस्प्यूट है, उन मैटर्स पे कोई थर्ड कंट्री कभी भी अपनी तरफ से आके इंटरफेयर नहीं करता। वो क्या कहता है कि अगर इंडिया कहे तो हम उनकी हेल्प करने को तैयार हैं, हम बातचीत से मैटर सुलझा लेंगे, अगर पाकिस्तान कहे तो हम बातचीत से मैटर सुलझा देंगे। ये प्रपोजल देते हैं अपनी तरफ से। क्यों? क्योंकि बोथ आर सॉवरेन कंट्रीज। सॉवरेन कंट्री का मतलब क्या हो गया? एक ऐसी कंट्री जो अपने इंटरनल मैटर्स को खुद डील करती है, खुद हैंडल करती है, किसी बाहरी कंट्री का या बाहरी इंस्टीट्यूशन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। क्लियर है सॉवरेन का मतलब?
आगे देखते हैं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री, लेकिन सोशलिस्ट को समझने से पहले सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। सोशलिस्ट को समझने से पहले एक और टर्म है कैपिटलिस्ट। और दूसरा है मार्क्स। ठीक है, इनको थोड़ा सा जानना जरूरी है। कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है कि अ पर्सन इज फ्री टू अर्न एज मच एज ही और शी कैन अर्न। स्टेट का उस पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन नहीं रहेगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट का मतलब यही होता है कि कोई भी व्यक्ति जितना अर्न करना चाहता है, जैसे करना चाहता है, वो अर्न करे, पैसे कमाए। स्टेट का उस पे किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है कि जो भी प्रॉपर्टी है किसी भी कंट्री में, जो भी पैसा है, उस पे स्टेट का पावर है, उस पे स्टेट का उस पैसे को, उस प्रॉपर्टी को स्टेट होल्ड करता है। वो सब कुछ स्टेट का है। जो सोशलिस्ट है वो इन दोनों के मिड का है, कहीं ना कहीं बीच का है। ना वो प्योरली कैपिटलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है, ना प्योरली मार्क्सिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है, वो कहीं मिडिल का है। क्या कि आप अर्न तो करिए, लेकिन स्टेट उस पर लिमिटेशंस लगा सकता है। प्लस कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो स्टेट की होंगी और कुछ इंडिविजुअल्स की होंगी। कंप्लीट प्रॉपर्टी स्टेट की नहीं होगी। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी जो इंडिविजुअल्स की हैं और कुछ स्टेट की अपनी प्रॉपर्टी होगी। कुछ ऐसा एरिया होगा, जैसे डिफेंस कह लीजिए, डिफेंस स्टेट के हाथ में है, इंडिविजुअल्स के हाथ में नहीं है डिफेंस, ध्यान रखेंगे। पहले इलेक्ट्रिसिटी भी सिर्फ स्टेट के हाथ में होता था, धीरे धीरे लिबरलाइजेशन हुआ और इलेक्ट्रिसिटी फिर प्राइवेट कंपनीज को भी दे दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया। क्लियर हुआ सोशलिस्ट का मतलब? बताइए। कोई डाउट है? सोशलिस्ट का देखो सीधा सिंपल सा मतलब है, जो मैंने दो थ्योरीज बताई ना, कैपिटलिस्ट, इसमें क्या होता है कि आप कैपिटल पे ज्यादा फोकस करते हो, मनी पे, पैसे पे ज्यादा फोकस रहता है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं कर लीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई स्टॉपेज नहीं है आपका। और ये थ्योरी क्या कहती है कि जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी सेक्टर है, वो किसका है? स्टेट का है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब पे स्टेट का अधिकार है। जो सोशलिस्ट है वो इनके मिड का कहीं पे कोई थ्योरी दे रही है, जिसमें ये कहा जाता है कि आप अर्न करने के लिए फ्री हैं, बट अप टू सर्टेन लिमिटेशन। प्लस जो प्रॉपर्टी है उस पे पब्लिक और स्टेट दोनों का अधिकार है। कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो सिर्फ स्टेट गवर्न करती है, और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे प्राइवेट लोगों का पार्टिसिपेशन है। ठीक है। सेक्युलर का मतलब क्या हुआ? सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? स्टेट डज नॉट हैव इट्स ओन रिलीजन, एवरी रिलीजन इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। बिल्कुल सही बात है। सेक्युलरिज्म का मतलब स्टेट डज नॉट हैव
its own religion. स्टेट का अपना कोई भी धर्म नहीं है। जहां पे भी रिलीजन वाली बात आएगी वहां पे स्टेट न्यूट्रल हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो इंडिया में बहुत अलग अलग एक तरीके के धर्म है। कुछ तो जैसे हमें पता है, हिंदू हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गए, पारसी हो गए। कुछ ऐसे भी हैं जो हमें भी नहीं पता, वो इतने ज्यादा फेमस नहीं है। जैसे एक रिलीजन बहाई फेथ भी है, बहुत लेटेस्ट स्टेज पे मुझे पता चला, अच्छा बहाई भी लोग होते हैं। लोटस टेम्पल उनका, जो दिल्ली में लोटस टेम्पल है, उस फेथ को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे देखें तो इंडिया में अलग अलग तरीके के धर्म और फेथ हैं। अगर इंडिया को सेकुलर कंट्री नहीं बनाएंगे तो जो दूसरे, मान लीजिए जैसे कहते हैं ना, हिंदू राष्ट्र बना दो इंडिया को, बाकी के रिलीजन वाले कहाँ जाएंगे फिर? इसी वजह से ये इंडिया को सेक्युलर कंट्री बनाया गया, और ये कहा गया, सेक्युलर का मतलब क्या है कि जो स्टेट है उसका रिलीजन में कोई भी से नहीं है, और ना ही वो किसी रिलीजन को प्रमोट करेगा। जैसे ही रिलीजन वाली बात आएगी स्टेट को न्यूट्रल हो जाना है। बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, और भी है, बहुत ढेर सारे हैं जागृति। हालांकि जब हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो बुद्धिज्म और जैनिज्म हिंदूज में आते हैं। सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ये सारे के सारे जब आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो ये लोग हिंदू की डेफिनेशन में आते हैं, इसीलिए मैंने इनका नाम नहीं लिया। इन पे हिंदू लॉ अप्लाई करता है। तो सेक्युलर का मतलब यही है कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, और जहां पे भी रिलीजन वाली बात आएगी वहां पे स्टेट न्यूट्रल हो जाएगा। जितने भी धर्म है, सर्वधर्म समभाव, सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना है, किसी को भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? कौन बताएगा? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बिल्कुल सही बात है। किसने कहा है ये? टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बहुत अच्छा जागृति, वेरी गुड। किसने कहा ये? अब्राहम लिंकन ने कहा हुआ है। एम आई राइट? टू द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट विल बी इलेक्टेड बाय, गवर्नमेंट, अच्छा, बी इलेक्टेड बाय पीपल। लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके भेजेंगे, भैया जाओ ठीक है कंट्री को रन करो। डेमोक्रेसी का मतलब वही है, गवर्नमेंट को फॉर्म करने में लोगों का पार्टिसिपेशन होना, कंट्री को रन करने में लोगों का पार्टिसिपेशन होना। गवर्नमेंट और पीपल दोनों पार्टिसिपेट करके तब कंट्री को रन करेंगे, दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। टू द पीपल, बाय द पीपल, एंड फॉर द पीपल। पीपल का ही सारा पार्टिसिपेशन है, डेमोक्रेसी वही हुआ। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। हर 5 साल पे लोकसभा के चुनाव होते हैं, स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा? हमारे आपके द्वारा। और आफ्टर बीइंग इलेक्टेड दे रन द कंट्री और दैट पर्टिकुलर स्टेट। एंड लास्ट इज रिपब्लिक। व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ?
बताइए, इन सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। अच्छा करें आप लोग को पता है, काफी चीजों के बारे में आप लोग को पता है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट state is not hereditary monarch. It is elected by people or he is elected by people. हेड कौन है? जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो जो प्रेसिडेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव का हेड है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव हेड। इसका जो ऑफिस है वो हेरिडिटरी ऑफिस नहीं होता, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है और एक नया व्यक्ति प्रेसिडेंट चुन के आता है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति एक बार प्रेसिडेंट चुन गया तो आगे उसके बच्चे या उसी के खानदान के लोग ही प्रेसिडेंट चुने जाएंगे, वो हाल नहीं है। इसीलिए क्योंकि प्रेसिडेंट जो हेड है वो हर 5 साल के बाद चेंज हो जाता है और इलेक्ट होके आता है, इसलिए इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। रिपब्लिक का मतलब क्या है? हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट हेरिडिटरी मोनार्क, इज इलेक्टेड बाय पीपल आफ्टर एवरी 5 years। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडिया को ये 5 चीजें और ये 5 एसेंशियल्स इंडिया को दिए गए हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्लियर है ये 5 वर्ड्स? बताइए, आगे चलूं? थोड़ा सा टाइप करने में आई अंडरस्टैंड दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, वो बाकी टीचर्स जैसा कम्युनिकेशन वाला वो रहता ना स्पोकन। सोशलिस्ट में डाउट नहीं होना चाहिए। देखो सोशलिस्ट में कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सा ये मान के चलो कि जैसे गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे सेक्टर्स होते हैं ना हर कंट्री में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का, डिफेंस सेक्टर है। तो सोशलिस्ट में क्या होगा कि कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट होल्ड करेगी, जैसे डिफेंस में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट होल्ड करता है, डिफेंस में प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिफेंस को होल्ड नहीं करते। पहले क्या था, जैसे ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि पहले ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में था, जितना भी ट्रांसपोर्ट का काम था, बसेस वसेस या जो कुछ भी थी, वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में था। बट आफ्टर लिबरलाइजेशन ट्रांसपोर्ट इंडिविजुअल्स को भी दे दिया गया। तो अभी आप देखेंगे कितने प्राइवेट जो हैं बसेस और ये सारी चीजें चलती रहती हैं। अब तो रेलवे में भी अंबानी अडानी को दे दिया जा रहा है, एयरपोर्ट भी है वो भी अंबानी अडानी को दे दिया जा रहा है। तो देखेंगे आप लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ राइट, सम सेक्टर्स आर हेल्ड बाय गवर्नमेंट एंड सम सेक्टर्स आर हेल्ड बाय प्राइवेट पीपल, इंडिविजुअल। और आगे जिस हिसाब से अभी चल रहा है मुझे लग रहा है कुछ टाइम के बाद एवरी सेक्टर विल बी हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स ओनली, क्योंकि रेलवे भी बेच दिया गया, एयरपोर्ट भी बेच दिया गया, सब कुछ बेच दिया गया। सोशलिस्ट का मतलब यही है, जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन भी है सेक्टर्स को होल्ड करने में। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं।
अब प्रियम्बल देख के हमें क्या पता चला कि इंडिया को ये 5 चीजें हमने सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये हमने बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम इंडियन सिटीजन्स को क्या गारंटी कर रहे हैं? लैंग्वेज देखेंगे एक बार, तो लिखा है ना, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। सिक्योर का मतलब क्या है? गारंटी। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। इसके पहले 5 बातें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में थी। अब जो बातें पढ़ेंगे वो हम इंडियन सिटीजन्स को गारंटी दे रहे हैं। ये चीजें इंडियन सिटीजन्स को मिलेंगी। सबसे पहले देखो क्या है? जस्टिस। दूसरा लिबर्टी। तीसरा इक्वालिटी। एंड फोर्थ फ्रैटर्निटी। ये वर्ड्स बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे। जस्टिस किस किस चीज का? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी किस किस चीज की? ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी किस किस चीज का? ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट एमंग देम ऑल। प्रमोशन भी जरूरी है। पैटर्निटी किस लिए? एश्योरिंग द डिग्निटी of the individuals and the unity and integrity of the nation। ये दिया गया है सिटीजन्स को 4 बातें, गारंटी की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि ये जो 4 चीजें हैं ये इंडियन सिटीजन्स को मिलेंगी। क्या 4 चीजें हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस कैसे? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस कैसे दे रहे हैं आप? बाय अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। अवार्ड को और बाकी चीजों को एबॉलिश करके आर्टिकल 18। रिजर्वेशन देके। सोशल जस्टिस ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। ऊंच नीच खत्म कर दिया। ये जितने पहले लॉर्ड वॉर्ड
ब्रिटिशर जो दिया करते थे टाइटल वाइटल, वो सब खत्म कर दिया। जो बैकवर्ड क्लास है, जिनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में नहीं था, उनको रिजर्वेशन दे दिया, जस्टिस प्रोवाइड करवाया। कौन सा सोशल? इकोनॉमिक जस्टिस। पहले हर कोई अर्न नहीं कर पाता था, पर्टिकुलर बिजनेस पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट के लोगों का ही कब्जा रहा करता था। अर्न अर्निंग ऑफ लिवलीहुड फंडामेंटल राइट बना। उसमें भी रिजर्वेशन आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन की बात करी गई। क्यों? क्योंकि जो भी हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं, हर कोई अर्न कर सके अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्लस पॉलिटिकल जस्टिस। जैसे ही आप 18 साल के हुए, आप किसी भी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स के हो, आपको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं आप। पॉलिटिकल जस्टिस। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज के बारे में बात करता है? जस्टिस। कौन कौन सा? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल समझा दिया मैंने। ये सारे प्रोविजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। आर्टिकल 17, 18 और ये रिजर्वेशन जितना, ये सब पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में बात करते हैं। आगे बात करता है लिबर्टी, स्वतंत्रता। किस चीज की? थॉट्स की। आप क्या सोच रहे हैं? स्टेट का उसमें कोई भी से नहीं है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। स्टेट कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं लगा सकता कि आपको पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस ही अपने दिमाग में रखना है। एक्सप्रेशन, उस थॉट को आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। बिलीफ, विश्वास क्या है? फेथ और वर्शिप। अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपका फंडामेंटल राइट है। लिबर्टी मिली या नहीं मिली? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में आपको जो भी ठीक लगता है आप बोल सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं थॉट्स, एक्सप्रेशंस। रिलीजियस राइट। आपको जो भी रिलीजन मन करे आप वो फॉलो करिए, और अगर कोई रिलीजन नहीं आपको ठीक लगता है तो आप एथिस्ट बन जाइए, आपको स्टेट कुछ भी नहीं कहेगा। जो फेथ मन करता है वो फेथ फॉलो करिए, जैसे मन करता है वैसे पूजा पाठ करिए। स्टेट का उसमें आपका वो इंटरनल मैटर है, वो विश्वास की बात है ना, फेथ की बात है, वो आपका इंटरनल मैटर है। स्टेट इज नॉट एट ऑल अथराइज्ड टू इंटरफेयर इन दैट थिंग। फ्रीडम है, लिबर्टी मिली हुई है आपको किस चीज की? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो इसी लिबर्टी को दिखाते हैं। थर्ड जो है वो इक्वालिटी की बात करता है, समानता। इक्वालिटी किस चीज की? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद उसको प्रमोट करने की, सिटीजन्स के बीच में प्रमोशन की भी बात करता है। अब स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 17 और 18 इसी को तो बता रहा है। अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया, सब एक बराबर हो गए, किसी को किसी तरीके का कोई टाइटल नहीं मिलेगा। पहले लॉर्ड हुआ करते थे और पता नहीं क्या क्या ब्रिटिशर्स टाइटल दिया करते थे, वो सब कुछ खत्म कर दिया गया। एवरीवन इज इक्वल, नो वन विल बी हैविंग अ स्पेशल स्टेटस। आर्टिकल 18 देखेंगे तो आपको मिलेगा। और साथ में आर्टिकल 16 जब देखेंगे तो बात करता है रिजर्वेशन इन अपॉर्चुनिटी जॉब्स के बारे में। डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा स्टेट, स्टेट जो है वो लोगों के बीच में, सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। किसी भी पब्लिक सेक्टर
एम्प्लॉयमेंट के या किसी भी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी सबके लिए इक्वल रहेगी। रादर आप देखेंगे आर्टिकल 16 में तो रिजर्वेशन की बात है, विमेन के रिजर्वेशन की बात है, ओबीसी के रिजर्वेशन की बात है, एसटी एससी के रिजर्वेशन की बात है, प्लस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी रिजर्वेशन दे दिया गया। अब इससे ज्यादा इक्वलिटी क्या चाहिए आपको? जो बैकवर्ड क्लास है, जिसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सोसाइटी में नहीं हुआ, उसको रिजर्वेशन देके आगे बढ़ा दो। दिस इज इक्वालिटी, समानता। और उसको प्रमोट भी करो, लोगों के बीच में प्रमोट भी करो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और उनका अपलिफ्टमेंट हो। देखिए, वेलफेयर सोसाइटी है हमारा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया को वेलफेयर सोसाइटी बनाता है। वेलफेयर सोसाइटी का मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए काम होता है, लोगों की भलाई के लिए काम होता है यहाँ पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रेटर्निटी। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति के लोग हैं ना। अगर फ्रेटर्निटी नहीं रही तो क्या इंडिया एज अ नेशन कभी आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा। आज की करंट सिचुएशन देखिए तो हम हजारों साल पीछे एक्चुअल में चले गए हैं। आप अगर पुराने हमारे जो जितने भी जुरिस्ट थे इंडियंस, या जितने भी विद्वान, उनकी बातें सुनेंगे तो लगेगा वो अपने समय से बहुत आगे थे, बहुत प्रोग्रेसिव सोच के थे। किसी को किसी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी को किसी रिलीजन या कास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज के टाइम पे सभी धर्म और कास्ट की बात कर रहे हैं। इस सोसाइटी को पीछे लेके जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये जो फ्रेटर्निटी है उसी को खत्म हो किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा, विच इज वेरी डेंजरस फॉर आवर सोसाइटी। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में चल रहा है वो इंडिया में भी चल रहा है किसी ना किसी तरीके से। एनीवेज, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है, क्योंकि जब तक इंडिविजुअल्स जो हैं आप उनके अपलिफ्टमेंट पे ध्यान नहीं देंगे, जब तक हम ग्रो नहीं करेंगे तब तक हमारी सोसाइटी नहीं ग्रो करेगी, और जब सोसाइटी नहीं ग्रो करेगी तो नेशन ग्रो नहीं कर सकता। इसीलिए है फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है? इवन इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एश्योर किया जा रहा है। डिग्निटी बहुत बड़ी चीज हो जाती है ना। फंडामेंटल राइट देके डीपीएसपी बता के क्या किया जा रहा है? इंडिविजुअल्स की डिग्निटी को ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और जब इंडिविजुअल्स की डिग्निटी प्रोटेक्ट होगी, जब फ्रेटर्निटी बढ़ेगा, फ्रेटर्निटी रहेगा, तभी यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन रहेगा ना। भाई, हमसे और आपसे ही तो नेशन है। हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो नेशन का ग्रोथ कहां से होगा? कभी नहीं हो सकता। तो ये चार चीजें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इंडिया के सिटीजन्स को दी गई हैं। एम आई क्लियर? बताइए। बहुत अच्छी बात है, लिख रहे हैं ना आप लोग जो भी ये चीजें मैं लिखवा रहा हूँ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर, लिख रहे हैं, बहुत अच्छा। जागृति है, नाश्ता, ये सब देखो आगे भी काम आएगा ना। अब एक क्वेश्चन उठता, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रियम्बल? जैसे सबसे पहले जब मैंने पढ़ाया आपको, आज स्टार्ट किया क्लास, तो मैंने ये भी बताया ना कि प्रियम्बल इज अ की टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ इट्स मेकर्स। हेडिंग डालिए, पर्पस ऑफ प्रियम्बल। 3 पॉइंट हैं, 3 पर्पसेस हैं प्रियम्बल के। ब्रदर, मेरी आदत पड़ गई, स्क्रीन इधर है तो मैं इधर देखता हूँ, कैमरा सामने है, इसलिए वो साइड व्यू मेरा दिखता होगा आप लोग को। वो आप लोग मुझे इधर, आपका नाम और मैसेजेस इधर दिखते हैं ना साइड में, तो मैं इधर देखता हूँ बार बार, और कैमरा सामने है, तो उसको माइंड मत करिएगा। पर्पस क्या है? फर्स्ट पर्पस जरा लिखो।
प्रियम्बल का फर्स्ट पर्पस क्या है? इट इंडिकेट्स द सोर्स, it indicates the source, it indicates the source from which the constitution comes, from which the constitution comes. It indicates the source from which the constitution comes. That is द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे पहला जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो लिखा ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है? हम, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने ही बनाया और हमने ही खुद को गिफ्ट कर दिया। एक बार फिर से ही फर्स्ट पर्पस को मैं फिर से बता रहा हूं। इट इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स, दैट इज द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? भारत के लोग, पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड लिखिए, इट कंटेन्स, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पर्पस लिखेंगे, इट कंटेन्स द इनैक्टिंग क्लॉज, ENACTING, ENACTING, enacting clause. It contains the enacting clause which brings into force the constitution, which brings into force the constitution. फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं एक बारी आप लोगों को। It contains the enacting clause which brings into force the constitution. ये enacting clause is justice, liberty, equality, fraternity, socialist, secular, democratic, republic, यही सब। कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं सारी चीजों से तो बना हुआ है, और किस चीज से बना हुआ है? एंड थर्ड, जो लास्ट पर्पस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी प्रियम्बल का, वो लिखिए, it declares the great rights, it declares the great rights, it declares the great rights and freedoms, which the people of India, which the people of India intended to secure, which the people of India intended to secure to all its citizens. यही राइट्स फ्रीडम्स जो है, जो हम अपने सिटीजन्स को दे रहे हैं, टू ऑल इट्स सिटीजन्स। लिख लिया सब लोगों ने या किसी का रह गया है? चलिए, समझ में आया आज की क्लास? अभी प्रियम्बल बचा हुआ है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा और प्रियम्बल फिर स्टार्ट करेंगे। होपफुली समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय एंड टेक केयर, हैव फन।